Hello everyone, I am Asra Hashmi and welcome to my channel Touch the Sky with Asra Hashmi. So आज का जो सेशन है वो है इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस को हम लोग बुद्धि भी कहते हैं। हिंदी में इंटेलिजेंस को क्या कहा जाता है? बुद्धि। और आज का जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा छोटा सेशन है जिसमें कि बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं इंटेलिजेंस का, और फिर बाकी की जो थ्योरीज वगैरह है वो आगे के सेशंस में मैं अपलोड करूंगी वीडियो, तो आप लोग उसमें देख सकेंगे कि क्या क्या इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आईक्यू है और बाकी चीज़ें हैं जो कि आज के सेशन में रहेगा। तो आज का जो सेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या पूरा ओवरव्यू है आज के सेशन का, वो है इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले तो। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि कभी कभार क्वेश्चंस इस तरह का आ जाता है कि एक लाइन दे दी जाती है किसी भी साइकोलॉजिस्ट की या साइंटिस्ट की और उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा था, तो इसलिए थोड़ा सा डेफिनेशंस को भी दिमाग में रखेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे और एक बेल कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसे कहते हैं, एनपीसी, और कुछ क्वेश्चंस हैं और एक रेंजोली का मॉडल है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है आखिर? इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है जिससे कि कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट करता है, उस माहौल में मतलब ढलता है। तो क्या है? एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। फिर एबिलिटी टू लर्न, मतलब किसी भी चीज को सीखने की क्षमता को भी इंटेलिजेंस कहा जाता है। एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अपने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को अगर आपकी क्षमता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की तर्क वितर्क की क्षमता है तो उसको भी इंटेलिजेंस में ही कहा, इस इंटेलिजेंस ही माना जाता है। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट होता है, मतलब किसी काम को करने का एक ऑपरेशनल एस्पेक्ट है कि वो काम भाई शुरू किया, उसको फिर कंप्लीट किया और उसको लगे रहे करने के लिए, तो एक तरह का एक ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, तो ये भी उसको भी इंटेलिजेंस कहा जाएगा। हिंदी में समझ लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नियति या नम्यता ही बुद्धिमत्ता है। मतलब विपरीत परिस्थितियां मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस होंगी, अलग अलग माहौल होगा, उसमें अपने आप को कैसे वो इंसान या पर्सन ढालता है, कैसे झेलता है और कैसे उस सिचुएशन से निकल के बाहर आता है। मस्तिष्क की नियति या निम्यता मतलब उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कितनी है उसमें रहने की, तो उसी को बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब भी यहाँ पे इंटेलिजेंस हुआ। तो ये हम और एक और चीज है जो सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने इंटेलिजेंस की सबसे पहले बात की थी, उनकी एक बुक भी थी हेरिडिटी जीनियस, मैंने ये पिछले टॉपिक में डिस्कस भी किया था। फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन थे? तो सर फ्रांसिस गाल्टन। और इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले किसने बात की? तब भी सर फ्रांसिस गाल्टन। और इंटेलिजेंस का लैटिन अगर वर्ड कोई पूछ ले तो वो है इंटेलिजियर या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो इंटेलिजियर या इंटेलिजेंस से बनकर बना है। यहाँ तक कि आप लोग को सब बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलते हैं कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। डेफिनेशंस, अब ये एक साइमन बेने थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। मतलब कि इंटेलिजेंस, बुद्धि, एक ऐसी क्षमता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की, कि वो अपने बिहेवियर को गोल की तरफ ले जाता है। मतलब कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। भाई अगर गोल की तरफ देख रहा है वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, और उसका बिहेवियर भी गोल की ही तरफ रहेगा, गोल डायरेक्टेड रहेगा। टी.डब्ल्यू. वेशलर है, ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। मतलब कि इंटेलिजेंस या बुद्धि एक एग्रीगेट कैपेसिटी है, ग्लोबल कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है किसी इंडिविजुअल की कि पर्पसफुली एक्ट करे, मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में उस तरह से एक्ट करे। टू थिंक रैशनली मतलब उसी तरह से तर्क वितर्क की क्षमता के तौर पे वो उस तरह से सोचे उस चीज को लेके। एंड टू डील इफेक्टिवली मतलब उस सिचुएशन में उस काम को लेके फिर उसको उसी तरह से उस सिचुएशन को डील करे विद द एनवायरनमेंट, मतलब उस एनवायरनमेंट में, उस सिचुएशन में, उस माहौल में वो किस तरह से निकल के उभर के सामने आ रहा है, वही एक तरह का इंटेलिजेंस हुआ।
यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोग को। फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे एंड विलियम सॉल्टर, ये दोनों भी हैं, इन्होंने इंटेलिजेंस को कहा है इंटेलिजेंस इज द गोल डायरेक्टेड अडेप्टिव बिहेवियर, मतलब कि गोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है जो बिहेवियर, उसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। मान लीजिए आपका कोई गोल है कि कोई चीज अचीव करनी है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, कोई बहुत बड़े पोजिशन पे जाके बैठना है, तो ये एक तरह का गोल हो गया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी आप सारे एक्शंस ले रहे हैं, कि पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल सर्च कर रहे हैं और उस तरह से सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो गया कि आप अब अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्टेड हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो अमेरिका में एक, सॉरी नॉट अमेरिका, फ्रांस में, तो अल्फ्रेड बिनेट एक साइंटिस्ट थे, इनको फ्रांस की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इंटेलिजेंस का टेस्ट करो लोगों का, बच्चों का, कि मतलब देखिए इंटेलिजेंस किस तरह से बच्चों के अंदर है, कितनी मतलब बुद्धि बच्चों के अंदर है। तो अल्फ्रेड बिनेट फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसको कहते हैं? अल्फ्रेड बिने को। विद साइमन, अल्फ्रेड बिने विद साइमन, साइमन भी एक वो थे साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, पब्लिश्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन द ईयर 1905। तो 1905 में उन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट पब्लिश किया, जो कि कितने साल के बच्चों के एज ग्रुप के लिए था? 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, मतलब कि 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चों के लिए अल्फ्रेड बिने और साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पब्लिश किया, वो 1905 में। देन उसके बाद भाई हर कोई भी एक्ट आता है, कोई भी टेस्ट होता है, फिर वो हर बार रिवाइज होता है, उसमें कुछ चीजें जो रह जाती हैं फिर वो ऐड करी जाती हैं, फिर वो एडिट करी जाती हैं, फिर वो रिवाइज होके एक नया टेस्ट बन के आता है। तो वैसे ही यही जो 1905 में जो टेस्ट आया था, फिर वो 1911 में फिर से रिवाइज हुआ। दिस टेस्ट वॉज रिवाइज्ड एंड देन सेकेंड टेस्ट केम इन द ईयर 1908। देन दिस जो 1905 में जो टेस्ट आया था वो रिवाइज होके सेकेंड टेस्ट बना 1908 में, विच वॉज अगेन रिवाइज इन 1911। मतलब कि 3 बार ये रिवाइज हुआ, एक बार 1905 में तो बन के ही आया, सॉरी, फिर मतलब रिवाइज 3 बार नहीं, मतलब एक बार तो 1905 में बन के आया, फिर 1908 में वो रिवाइज होके बना, फिर 1911 में फिर वो एक और बार रिवाइज हुआ, और जो कि अडल्ट जिसमें कि ऐड हुए, मतलब कि 1911 में जो टेस्ट बना उसमें अडल्ट को भी ऐड किया गया। जो भी टेस्ट उन्होंने किया उसमें अडल्ट को भी, उन अडल्ट के ऊपर भी टेस्ट हुए। पहले तो 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चों के लिए हुआ था, उसके बाद अडल्ट को ऐड किया 1911 में। फिर इन 1916 इट वाज अगेन रिवाइज्ड, फिर ये तीसरी बार फिर रिवाइज्ड हुआ 1916 में, एंड दिस टेस्ट वाज नोन एज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। यस, जो 1916 में जो भी टेस्ट रिवाइज होके बन के आया उसे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कहा जाता था। स्टैनफोर्ड वहाँ की यूनिवर्सिटी थी, वहीं पे ये टेस्ट किया गया, इसीलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट रखा गया। अल्फ्रेड बिने हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, और अल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज का कंसेप्ट रखा है। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज वो एज है जो कि बच्चा या अडल्ट जिसका जो भी उसके दिमाग की एज होती है, आई मीन कि अगर बच्चा 3 इयर्स का है बट वो उसकी जो दिमाग का जो लेवल है 5 इयर्स के बराबर के बच्चे का है, तो उसकी मेंटल एज क्या हो गई? 5 इयर्स। या अगर कोई 20 ईयर का इंडिविजुअल है और उसके दिमाग की जो लेवल है, सोचने समझने की जो शक्ति है, जो उसका जो पावर है दिमाग का, वो अगर 25 इयर्स या 30 इयर्स के एज के लोगों के अकॉर्डिंग या मैच्योर्ड है इतना, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी? 30 इयर्स। तो इस तरह से मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में पूछने को, अगर पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं इंटेलिजेंस से। तो अल्फ्रेड बिने का ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया। अब कई सारे ऑप्शंस होंगे उसमें से, जिसमें अल्फ्रेड बिने भी होगा, साइमन भी होगा, टर्मन भी होगा, तो आपको अल्फ्रेड बिने पे टिक करना रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है बुद्धि लब्धि, मतलब कि इंटेलिजेंस कोशेंट। ये आईक्यू के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों का कहते भी होंगे कि हाँ इस बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है, या इसका आईक्यू बहुत कम है। तो ये आईक्यू होता क्या है? ठीक है, तो इंटेलिजेंस कोशेंट मतलब बुद्धि लब्धि। द टर्म आईक्यू और इंटेलिजेंस कोशेंट इज गिवन बाय विलियम स्टर्न। अब मेंटल एज का जो टर्म था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। अब विलियम स्टर्न ने क्या दिया है? आईक्यू का टर्म दिया। इंटेलिजेंस कोशेंट का टर्म जो दिया है वो किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। और कब दिया है? 1912, इन द ईयर 1912।
फिर अब एक और बात आ गई, 1916 में टर्मैन ने फिर इसका फॉर्मूला दिया। टर्मैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया आईक्यू का। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, फिर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला किसने दिया है? टर्मन ने। बट खाली इंटेलिजेंस की बात, सॉरी इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात किसने की है? विलियम स्टर्न ने। सो ये दोनों चीजें आप दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों चीजों में। कुछ भी नहीं है इसमें, बस खाली इतना याद रखिए कि आईक्यू का फॉर्मूला दिया है टर्मन ने, टी फॉर टर्मन, और जो टर्म दिया है, मतलब कि जो वर्ड इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो दिमाग मतलब जो इंटेलिजेंस क्वोशंट के बारे में जिसने बताया है वो कौन है? विलियम स्टर्न। बस इतना आप लोगों को याद रखना, और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी रट लीजिए। ऐसे भी रट सकते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, या एम अपॉन सी इंटू 100, जैसे भी आपको रटना है इसको रट लीजिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। नहीं भी आएगा तो कुछ और इंटेलिजेंस के बारे में आ जाएगा, मगर कभी कभार क्वेश्चन भी कैलकुलेट करने के लिए बहुत बड़ी मैथ नहीं है इसमें, सिर्फ डिवाइड करके आपको मल्टीप्लाई करना 100 से और आंसर निकालना है। कभी कभार ये हो सकता है कि मेंटल एज दिया हो, आईक्यू दिया हो, क्रोनोलॉजिकल एज निकालने को बोल देगा। कभी दिया होगा कि क्रोनोलॉजिकल एज है, आईक्यू है, मेंटल एज निकालने को बोल देगा। तो ये फॉर्मूले में रख के आपका आंसर निकल सकता है, कोई बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब सब मोर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अगर एम ए यहाँ पे क्या है? मेंटल एज। अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो अबव एवरेज होगा आईक्यू, मतलब कि जो बच्चा है वो अबव एवरेज के उसमें आएगा रेटिंग में। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई बच्चा है क्रोनोलॉजिकल एज उसकी जो मतलब एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल मतलब जो एक्चुअल एज है, तो एक्चुअल एज अगर उसकी 10 ईयर्स की है और मेंटल एज उसकी 15 ईयर्स की है, तो इसका मतलब यही है कि उसका आईक्यू अच्छा होगा, अबव एवरेज होगा। ठीक है। अब अगर इफ मेंटल एज अगर क्रोनोलॉजिकल एज से लेस है, मान लीजिए कोई 10 ईयर्स का लड़का या लड़की जो भी है, बच्चा है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी अगर 10 ईयर्स है और उसकी मेंटल एज, उसके दिमाग के लेवल की एज, मतलब दिमाग की जो एज है या दिमाग का जो लेवल है वो 5 साल के मतलब बच्चे के बराबर है, तो वो बिलो एवरेज है। ठीक है, मतलब कि उसका आईक्यू नीचे है, बिलो एवरेज है, एवरेज से नीचे है। और अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बिल्कुल सेम है, मान लीजिए अगर कोई 12 ईयर्स का बच्चा है और उसकी मेंटल एज भी 12 ईयर्स की ही है, मतलब वो अपने अपने ही एज के अकॉर्डिंग ही सोच समझ सकता है, अपने मतलब अब बड़ों की एज के अकॉर्डिंग नहीं उसके दिमाग है, तो फिर वो एवरेज में रखा जाएगा उस बच्चे को। अब ये भी जान लेते हैं कि रेटिंग क्या होती है। नॉर्मल और एवरेज जो भी बच्चा होगा उसको 90 टू 109 के आईक्यू में रखा जाएगा, मतलब किसी 90 से 109 जिसका भी आईक्यू होगा, मतलब इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, वो क्या होगा? नॉर्मल और एवरेज आईक्यू की रेंज में होगा। फिर अबव एवरेज की क्या क्या रेंज होगी? 110 से 119 तक। बस थोड़े से ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी, ज्यादा रटना नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नॉर्मल और एवरेज आईक्यू क्या होगा, तो 90 टू 109 या 110 भी बोल सकते हैं। अबव एवरेज होगा तो 110 टू 119। डुअल और बॉर्डर लाइन मतलब बहुत नीचे, मतलब जिसका ज्यादा अच्छा आईक्यू नहीं है, तो 70 टू 79 होगा। इडियट का याद रखिए, इडियट जो बिल्कुल ही जिसका जिसका दिमाग बिल्कुल ही बहुत ही कम है, उसको इडियट में रखेंगे, उसका 0 टू 24 आईक्यू होगा। नियर जीनियस और जीनियस, मतलब जीनियस या गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसे कहते हैं, अभी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो नियर जीनियस या जीनियस जो बहुत ही ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट होंगे, उनका 140 से अबव होगा आईक्यू। वैसे तो इंडिया में 125 130 के ही बच्चों को इंटेलिजेंट बोल दिया जाता है, बट जो भी अलग अलग जितनी भी मतलब कंट्रीज हैं या जितने भी लैब्स वगैरह हैं, उनके अकॉर्डिंग जो नियर जीनियस और जीनियस होंगे 140 एंड अबव के रेंज में होगा। 140 बहुत हुआ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं बेल कर्व और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ये बेल कर्व बेल शेप में होता है, इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे थोड़ा बड़ा डर जाते हैं देख के कि है क्या, छोड़ भी देते हैं। बल्कि बहुत ही इजी टॉपिक है ये, अगर आप समझेंगे बहुत इजीली तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की वो है, और कुछ भी नहीं है उस टॉपिक में। जरा सा पहले अभी हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व। अभी बताया मैंने कि वो जो कर्व है वो बेल शेप्ड का है,
शेप्ड का है विच अलाउज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे आईक्यू समझ लीजिए उसको, कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, और उसी पे ये कर्व बना हुआ है, उसी पे सर्वे हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये कर्व बना है। नॉर्मल कर्व है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल है, सिमेट्री तो आपने पढ़ा ही होगा अपने 11th-12th में, ठीक है। मतलब सिमेट्रिकल है, एक साइड जो है पूरा का पूरा कोइंसाइड करेगा दूसरे साइड से, और बिल्कुल ही मिरर इमेज इसको कहेंगे। राइट साइड ऑफ द सेंटर इज अ मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड। अभी आप जब उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। राइट साइड क्या है सेंटर की, वो मिरर इमेज है बिल्कुल लेफ्ट साइड की। The normal distribution is often called the bell curve because the graph of its probability density looks like a bell. तो normal distribution is bell curve का बेल कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ग्राफ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व के शेप में है, ऐसे है उसका कर्व, ऐसे करके है बेल की शेप में। बहुत अच्छा नहीं बनाया मैंने, सॉरी तो बहुत खराब बन गया है, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेल कर्व का, वो बेल की शेप में है, इसीलिए उसको बेल कर्व कहते हैं। बहुत बड़ी इसमें साइंटिस्ट वाली लाइन नहीं है यार, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। अब वो उस बेल कर्व को समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप बेल कर्व समझना चाह रहे हैं तो पहले आपको ये रेंजुली थ्री रिंग मॉडल समझ में आना चाहिए। बहुत ईजी सा है, बस इतना देख लीजिए। एक रेंजुली साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे, जो भी थे, तो उन्होंने थ्री रिंग मॉडल दिया। अब थ्री रिंग, ये देखिए तीन रिंग है, एक ये वाला रिंग, एक ये वाला रिंग, और एक ये वाला रिंग, ठीक है। कौन कौन सी रिंग हुई, एक ये नीचे वाला रिंग, ये ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला। तो अब ये रिंग्स इसलिए रखी गई हैं कि एक तरह से ये एक सेक्शन हुए कि एक अबव एवरेज एबिलिटीज के बच्चों का एक हुआ, एक सेट हुआ, एक टास्क कमिटमेंट का सेट हुआ, और एक क्रिएटिविटी का सेट हुआ। कुछ अबव एवरेज बच्चे हैं इसमें टास्क कमिटमेंट जो बिल्कुल कमिटेड है टास्क की तरफ, और एक क्रिएटिव है जो हाईली क्रिएटिव है, उनका रखा गया। अब जो पूरे तीनों का जो कॉमन पार्ट है, अब तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला है, ये वाला जो गिफ्टेडनेस जहां पे लिखा हुआ है, ये कौन सा है पूरा, सॉरी यहाँ बाहर थोड़ा सा आ गया, तो ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, गिफ्टेडनेस। मतलब कि ये जो बच्चा इन तीनों में माहिर होगा, जो अबव एवरेज एबिलिटी का होगा, जो टास्क कमिटमेंट का होगा, अबव एवरेज एबिलिटी का होगा, जो टास्क कमिटमेंट का होगा, जो क्रिएटिविटी का होगा, वही किस में आएगा, इस गिफ्टेडनेस वाले सेक्शन में आएगा। मतलब कि देख लीजिए आप अपने उससे, आप लोग ने सेट थ्योरीज पढ़ी होंगी, तब भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट सबका क्रिएटिविटी का भी ये आ रहा है, अब एवरेज एबिलिटी में भी यही आ रहा है, और टास्क कमिटमेंट में भी यही आ रहा है। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसी को गिफ्टेडनेस कहेंगे। जो शेडेड एरिया में बना रही हूँ ये गिफ्टेडनेस है, मतलब कि ये बच्चा गिफ्टेड है, बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, हर तरह से माहिर है, हर चीज में माहिर है, क्रिएटिव भी है, टास्क कमिटमेंट भी है, प्रैक्टिकल भी है, बहुत तरह से बिल्कुल ही अलग लेवल का है, बिल्कुल मतलब समझ लीजिए जीनियस है, ठीक है। तो यही था थ्री रिंग मॉडल, और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा है। बस आप ये थ्री रिंग याद कर लीजिएगा। आप अगर ऐसे देखेंगे इसको, तो आपको लगेगा जैसे कि एक टेडी बेयर की 2 आंखें और एक नोज है, और कुछ भी नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेल कर्व समझ लेते हैं। हम लोगों ने रेंजलीज मॉडल पढ़ लिया, अब हम लोग बेल कर्व को पढ़ेंगे। बेसिकली बेल कर्व तभी समझ में आता जब हम लोग रेंजलीज मॉडल समझ लेते हैं, क्योंकि वो उसमें गिफ्टेडनेस की बात की गई है। चलिए अब चलते हैं इस पे। अब ये जो है, ये शेप इसका बेल की तरह होता है, इसीलिए इसको बेल कर्व कहा जाता है। और इसमें इसको एक आईक्यूज में बांट दिया गया है, 150, 180, 210 एंड 240। और इसके ग्राफ के लेफ्ट साइड 0, इसको अगर 150 को हम लोग 0 माने, अगर हम लोग 150 को 0 मानेंगे, तो उसके आगे वाला पार्ट को उसी तरह से इसको 180 को हम लोग θ1 मान लेते हैं। स्टैंडर्ड, ये थीटा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन होता है θ1। इसको आप इसको 1 2 3 भी बोल सकते हैं, θ1 θ2 θ3 भी कह सकते हैं। जैसे कि 210 को θ2 और 240 को θ3 लिखा है मैंने, वैसे ही इधर 0 के लेफ्ट साइड चलेंगे तो इसको -θ1 -θ2 और -θ3 कह सकते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, θ1 की जगह हम लोग
कुछ और भी लिख सकते थे, 10 20 30 10 के उसमें बांट सकते थे, जैसे यहाँ पे इन्होंने 30 के उसमें बांटा है, 150 रेंज में, 150 फिर 30 प्लस किया 180, फिर 30 प्लस किया 210। इसमें बहुत ज़्यादा कोई मैथ्स नहीं, बस थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर अब आगे चलते हैं। अब ये जीरो को बीच का साइन मानते हैं। उसके बाद देखिए ये एक सिमेट्री है, ये पूरा एक सिमेट्रिकल शेप में बना हुआ है। ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के पूरा सिमेट्रिकल है, मतलब मिरर इमेज है एक दूसरे की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है 150 माइनस थीटा 1 से थीटा 1 तक का, माइनस थीटा 1 से थीटा 1 तक का क्या है, ये एवरेज वाले, जो पूरी पॉपुलेशन का जो एवरेज आईक्यू जिनका होता है वो है 34 यहाँ पे, 34 यहाँ पे। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68। मतलब कि इसका ये हुआ कि 68% पॉपुलेशन जो है वो एवरेज आईक्यू के रेंज में आती है। एवरेज आईक्यू यहाँ पे इन्होंने 120 से 180 माना है, मगर हम लोग अलग तरह से लेंगे। ये अभी इन्होंने सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया है अलग अलग रेंजेस में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एवरेज आईक्यू बेल कर्व के हिसाब से एवरेज आईक्यू की रेंज क्या होती है, तो माइनस थीटा 1 से थीटा 1 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो, वरना फिर और अलग तरह का ऑप्शन होगा तो वो, मगर यहाँ पे माइनस थीटा 1 से थीटा 1 हम लोग मान रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 34 यहाँ पे, मतलब 68% एवरेज आईक्यू के ग्राफ में होगा। फिर ये अब ये देखिए यहाँ से माइनस थीटा 2 से माइनस थीटा 1 आ गया बिलो एवरेज। 13.5% लोग हैं जो बिलो एवरेज में आते हैं, मतलब जिनके आईक्यू बिलो एवरेज है। कितने हैं? 13.5। वैसे ही अब हम लोग जब अगले तक देखेंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 आ जाएगा अबव एवरेज में। तो ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज देखिए मिरर इमेज है, ये भी 13.5% है, ये भी 13.5% है, मतलब ये सिमेट्री है इसके और इसके, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। फिर वैसे ही अगर क्वेश्चन आएगा कि बिलो एवरेज वाले बच्चे या लोग जो पॉपुलेशन है वो किस किस रेंज में आती है, तो माइनस थीटा 2 से थीटा माइनस थीटा 1, और अबव एवरेज का थीटा 1 से थीटा 2। वैसे ही अब जो 60 से 90, मतलब माइनस थीटा 3 से माइनस थीटा 2 वाली जो रेंज होगी वो 2.35% है, वो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब आईक्यू जिनका लो है वो कितने हैं? 2.35 वाले हैं। वैसे ही इधर थीटा 2 से थीटा 2 से थीटा 3 वाले क्या है, इनको सुपीरियर माना गया, मतलब कि सिर्फ 2.35% पॉपुलेशन जो है वो सुपीरियर है। वैसे ही जिन लोगों की बहुत कम आईक्यू है, जो बॉर्डर लाइन पे, उनका भी 2.35% है, मतलब कि अगर सुपीरियर भी 2.35 है तो वैसे ही बॉर्डर लाइन वाले भी 2.35 हैं। अगर अबव एवरेज 13.5% है, वैसे ही बिलो एवरेज भी 13.5% है पूरी पॉपुलेशन। कहीं की एक सर्वे अगर करा जाएगा तो इस तरह का बेल कर्व आएगा। वैसे ही एवरेज आईक्यू वाले 34% और 34% है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो माइनस 0.15% आ गया है, वो इडियट, जो बिल्कुल ही जिनकी बहुत ही लो आईक्यू, जो बिल्कुल ही जिनको इडियट में रखा जाता है। वैसे ही इधर जो थीटा 3 के आगे का पार्ट है वो हाईली सुपीरियर या जीनियस कहेंगे उनको, तो वो भी 0.15% है, मतलब कि 0.15% ही खाली हाईली सुपीरियर या जीनियस में रखे जाएंगे। वैसे इडियट भी बहुत ही कम पॉपुलेशन में, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है जो सिर्फ 0.15% में आता है। तो बस यही था ये बेल कर्व। इसको अगर क्वेश्चन आता है कि जो जीनियस या गिफ्टेड बच्चा जो होगा, इसको जीनियस या गिफ्टेड बोल सकते हैं, वो किस में आएगा, तो अबाउट थीटा 3 आंसर में होगा, मतलब थीटा 3 के ऊपर जितने भी आ रहे हैं वो हाईली सुपीरियर या जीनियस। वैसे ही अगर इडियट की बात करें, अगर इडियट कितने, मतलब कितने उस पे आ रहा है, कौन से रेंज पे आ रहा है, तो वो माइनस थीटा 3 के आगे का रेंज पे आएगा। बस इतना ही है क्वेश्चन में, बस यही आ सकता है कि माइनस थीटा 1 से थीटा 1 क्या होता है, तो एवरेज आईक्यू। थीटा 1 से थीटा 2 क्या होता है, तो अबव एवरेज। और थीटा 2 से थीटा 3 क्या आएगा? सुपीरियर, मतलब कि जो अबव एवरेज से ऊपर है। और थीटा 3 से ऊपर हाईली सुपीरियर या जीनियस। वैसे इधर माइनस थीटा 1 से माइनस थीटा 2 के रेंज में क्या आएगा? बिलो एवरेज। और माइनस थीटा 3 से माइनस थीटा 2 की रेंज में क्या आएगा? बॉर्डर लाइन। और माइनस थीटा 3 के ऊपर जितने भी आगे के लोग हैं वो इडियट में आएंगे। बस यही है बेल कर्व। यही, ये इसका सिमेट्री है, ये वाला पार्ट इसका सिमेट्री है, और ये वाला पार्ट इसका सिमेट्री है। तो ये पूरा एक मिरर इमेज है। अगर इसको बीच से, अगर हम लोग इसको
ये बीच वाली लाइन से अगर इसको डिवाइड करेंगे या फोल्ड करेंगे, मेरा थोड़ा सा कर्सर वो हो रहा है, तो ये पूरा मिरर इमेज होगी एक दूसरे की। बस यही है बैलेंस। ये अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसमें कि एक पहला क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 12 ईयर्स, मतलब कि CA जो फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 का, तो उसमें जो CA है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, वो क्या है, 12 years, and he can take the intelligence test meant for 15 years old children, मतलब कि अगर इंटेलिजेंस टेस्ट वो बच्चा 15 साल के बच्चे के बराबर का दे सकता है, मतलब कि यहाँ मेंटल एज क्या होगी, 15 ईयर्स, तो IQ बताना है। तो IQ के फॉर्मूले में अगर हम लोग रख देंगे तो 15, मेंटल एज 15, क्रोनोलॉजिकल एज 12, मतलब 15/12 और इंटू 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, 125 आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, फिर बताइएगा कि क्या आंसर आया है। वैसे तो आंसर आएगा 125। फिर आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड ऑफ 16 years scores 75 एज एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी, मतलब कि अगर क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की 16 साल की है और उसका 75 IQ आ रहा है टेस्ट में, IQ टेस्ट में 75 उसका IQ है, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी। इसमें भी अगर फॉर्मूले में रख देंगे IQ 75 और या क्रोनोलॉजिकल एज 16 और मेंटल एज निकालेंगे, तो मेंटल एज इसकी क्या आएगी, 12 ईयर्स आएगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब एक बहुत बड़े कोई साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, आई कैन मेक देम डॉक्टर, जज, बेगर एंड इवन अ थीफ। मतलब कि अगर मुझे हेल्दी चिल्ड्रन, डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन आप दीजिए, तो मैं उनको डॉक्टर बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, बेगर भी बना सकता हूँ, भिखारी बना सकता हूँ, और चोर भी बना सकता हूँ। वो किसने कहा था, ये वो कहा था JB वॉटसन ने। JB वॉटसन की बहुत बड़ी बहुत फेमस कोट है, तो उन्होंने ये बोला था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ टीचर टेल अ स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक क्वेश्चन डाला है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, जो इंटरनली मोटिवेट करने के लिए जो मोटिवेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। कम ऑन, फिनिश इट बिफोर शी डज, मतलब कि करो उस, मतलब उससे पहले कि वो कर ले, पहले आप फिनिश करिए अपना काम। मतलब कोई टीचर है, वो अपने बच्चों से इस तरह से बोल रहा है। बी ऑप्शन है, वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज डन इट परफेक्टली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए आप क्यों उस बच्चे की तरह क्यों नहीं आप हैं, देखिए उसने कितने अच्छे से परफेक्टली काम किया। अब ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कंपैरिजन तो बिल्कुल मना है, तो ये आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी। हाँ, ये भी मतलब एक तरह से मोटिवेशन है, मगर ये बाहरी मोटिवेशन है। मतलब एक टॉफी देने के लिए आप एक टॉफी मतलब दे रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी से काम करो फिर टॉफी मिलेगी, तो ये बाहरी मोटिवेशन है, इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। अब टीचर क्या कह रही है, ट्राई टू डू इट मतलब आप ये काम करिए, ये जो वर्क है वो करिए, और उसके बाद आप यू विल लर्न मतलब आप इसको सीखेंगे। तो ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल। मतलब कि आप मतलब आप जो भी काम करेंगे उससे आप सीखेंगे, और सीखेंगे तो आप किसका फायदा होगा, आपका खुद का फायदा होगा। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, मतलब कि आंतरिक मोटिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे कुछ 4 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कर लिए, और अब कुछ आगे की थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी। और तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।